आपने अक्सर सुना होगा कि मजबूत सड़कों का निर्माण कंक्रीट से किया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि ये बात अधूरी है, क्योंकि मजबूत और टिकाऊ सड़कें वो होती हैं जिसके निर्माण में कंक्रीट के अलावा ईमानदारी, श्रम और जिम्मेदारी छिपी होती है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जब किसी देश के सिस्टम को ईमानदारी की नींव पर खड़ा किया जाता है तो वहां बड़े बड़े गड्ढे सिर्फ 48 घंटों में भर दिए जाते हैं, और जब किसी देश के सिस्टम की बुनियाद में भ्रष्टाचार भरा होता है तो वहां गड्ढे भरना तो दूर, सड़कों को पैदल चलने लायक बनाने में भी महीनों और वर्षों का समय लग जाता है। सबसे पहले मैं आपको जापान के फुकुओका शहर की एक मुख्य सड़क के धंस जाने की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। फुकुओका के रेलवे स्टेशन के पास यह इंटरसेक्शन 8 नवंबर को सुबह 5:30 बजे अचानक धंस गया था। यह एक 5 लेन की सड़क थी और इसके नीचे से पानी, गैस और टेलीफोन की लाइनें गुजर रही थी। सड़क धंसने से 30 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा और करीब 15 मीटर यानी 50 फुट गहरा एक गड्ढा बन गया था। लेकिन फुकुओका शहर के प्रशासन ने सिर्फ 2 दिनों में इस विशालकाय गड्ढे को भर दिया। सैकड़ों ट्रकों की मदद से इस गड्ढे में 6200 क्यूबिक मीटर रेत और सीमेंट का मिक्सचर भरा गया। स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ 48 घंटों में इस गड्ढे को भर दिया। सुरक्षा जांच के बाद 1 हफ्ते में इस सड़क को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया। 1 हफ्ते बाद इस सड़क को देखने पर किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये जापान के लोगों की क्वालिटी, ईमानदारी और श्रम के प्रति निष्ठा का कमाल था, जिसने 48 घंटे में इतने बड़े गड्ढे को भर दिया। अब मैं आपको इसी वर्ष 20 मार्च को दिल्ली के भैरव मार्ग पर धंसी हुई सड़क की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। यह दिल्ली है। दिल्ली के भैरव मार्ग पर भी जापान की इसी शहर की तरह सड़क धंस गई थी। हालांकि भैरव मार्ग पर बना गड्ढा फुकुओका के मुकाबले आकार में आधा था, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि दिल्ली की इस सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह से खोलने में 1 या 2 हफ्ते का नहीं, बल्कि 3 से 4 महीने का वक्त लग गया था, और तब तक इस इलाके के आसपास ट्रैफिक रेंगता रहता था और लोग बेहद परेशान थे। ये सिर्फ दिल्ली का दर्द नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि देश के लगभग हर बड़े शहर में ऐसी ही समस्या होती है और सड़कों की मरम्मत की क्वालिटी भी बहुत ही काम चलाऊ होती है। आपने दूसरे शहरों में भी देखा होगा, सड़कें टूट जाती हैं, फ्लाईओवर्स टूट जाते हैं और उनकी मरम्मत में हफ्ते नहीं बल्कि महीनों का वक्त लगता है। दिल्ली में भैरव मार्ग पर धंसी हुई सड़क को दोबारा नए जैसा बना दिया गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में फुकुओका प्रशासन ने अपने बयान में यह दावा किया है कि वहां की सड़क को पहले के मुकाबले 30 गुना ज्यादा मजबूत बना दिया गया है। यानी भारत में सिर्फ मरम्मत हुई, जबकि जापान में सड़क की काया पलट कर दी गई। आपने गौर किया होगा कि भारत में सड़क का कोई हिस्सा खराब होने के बाद एक बोर्ड वहां पर लगा दिया जाता है। उस बोर्ड पर हिंदी में लिखा होता है, सावधान, आगे आदमी काम पर है, और फिर वो आदमी हफ्तों और महीनों तक काम पर ही रहते हैं, लेकिन सड़क ठीक नहीं होती। भारत जापान से बुलेट ट्रेन तो ले रहा है, लेकिन हमें जापान से जो चीज सबसे पहले लेनी चाहिए वो है ईमानदारी की ट्रेनिंग और तेजी से काम करने का जज्बा, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम जापान जैसी ईमानदारी को अपनी पहचान नहीं बनाएगा, तब तक भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। जापान से बनी बनाई बुलेट ट्रेन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हमें उसे चलाने की अकल नहीं आएगी। भारत और जापान के बीच मौजूद इस फर्क ने ही आज हमें ये डीएनए टेस्ट करने की प्रेरणा दी है।
जापान में 5 लेन की एक सड़क पाताल लोक के दरवाजे में बदल गई। जापान में एक सड़क देखते ही देखते 30 मीटर लंबे और 27 मीटर चौड़े गड्ढे में बदल गई। जापान के फुकुओका में जो हुआ वो अगर भारत के किसी शहर में होता तो सड़क की मरम्मत करने में कई महीने तो क्या शायद 1 वर्ष भी लग जाता, लेकिन यह जापान में हुआ, इसलिए इस विशालकाय गड्ढे का कुछ ही घंटों में भर जाना तय था। क्योंकि जापान वो देश है जिसने 2011 की सुनामी के जख्मों को भी जिद, ईमानदारी और जज्बे वाले कंक्रीट से इसी तरह भर दिया था। फुकुओका शहर की सड़क के धंस जाने की तस्वीरें आपने देखी। अब देखिए इस सड़क की मरम्मत का वो टाइम लैप्स वीडियो जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 7 दिनों में कैसे जापान ने इस सड़क को पहले से भी मजबूत बना दिया, यह आपको जरूर देखना चाहिए। जापान वो देश है जो बार बार विनाश के बाद उठ खड़ा होता है। जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु बमों की पीड़ा को सहा है। उन्नीस 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को अमेरिकी परमाणु बमों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते हिरोशिमा नागासाकी की तरह जापान के 60 शहर तबाह हो चुके थे। 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। देश की 25% संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। लेकिन जापान को राख से हीरा बनाने की कला आती है। युद्ध से नष्ट हो चुकी अर्थव्यवस्था को जापान ने तकनीक उगलने वाली अर्थव्यवस्था में बदल दिया। 1980 आते आते यानी सिर्फ 35 वर्षों में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। लेकिन जैसे जापान और विनाश कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते। भूकंप जापान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जापान ने खुद को इस तरह तैयार किया है कि भूकंप भी जापान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर भी 2011 में आए भूकंप और सुनामी की विनाशकारी तस्वीरें देखकर लगा कि जापान इस बार हार जाएगा। 2011 की सुनामी ने न सिर्फ जापान में 19,000 लोगों की जान ले ली, बल्कि 1,38,000 से ज्यादा इमारतों को पूरी तरह नष्ट भी कर दिया। जापान की इकोनॉमी को 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन जापान ने एक बार फिर साबित किया कि जो बिखर कर खड़े होने के लिए जान लगाता है वही तो जापान कहलाता है। युद्ध की मार, परमाणु बमों की पीड़ा, भूकंप की विनाश लीला और सुनामी का प्रहार झेलने वाला जापान हार नहीं मानता। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि जापान के लोग, वहां की सरकार, वहां का प्रशासन और समाज ईमानदारी और एकजुटता की कीमत पहचानता है। लेकिन जापान से तकनीक उधार लेने वाला भारत जापान की जान लड़ाकर खड़े हो जाने वाली हिम्मत उधार नहीं ले पाता। नतीजा यह होता है कि भूकंप, सुनामी तो छोड़िए, सड़क का एक हिस्सा टूट जाने पर उसे दुरुस्त करने में 2 दिन नहीं बल्कि महीनों का वक्त लग जाता है। 20 मार्च 2016 को जब जापान के फुकुओका जैसा हादसा दिल्ली में भैरव मार्ग पर हुआ तो उस सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर था।
और 3-4 महीनों तक सिर्फ प्रगति पर ही रहा, लेकिन प्रगति हासिल नहीं कर पाया। इस वक्त हम किसी खदान में नहीं बल्कि दिल्ली के दिल में पुराने किले के सामने उस केविन के बीच में खड़े हैं, जहां सड़क धंस जाने की वजह से दिल्ली वालों को ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है। छोटा सा गड्ढा आज 35 फुट गहरा गड्ढा हो चुका है और 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। यहां पर काम बरकरार है। भारत में भ्रष्टाचार का गड्ढा भरने के लिए सरकार ने लोगों से 50 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन सिस्टम की मरम्मत में मदद करने के बजाय लोग जन सैलाब की सुनामी के आगे हार मान जाते हैं। जापान 71 वर्षों में कई बार तबाही का सामना करके भी फिर से खड़ा होता रहा और भारत आजादी के 69 वर्षों के बाद आज भी भ्रष्टाचार, आलस और अफसरशाही से जूझ रहा है। ये ठीक है कि भारत जापान के मुकाबले एक बहुत बड़ा देश है। भारत की आबादी भी जापान के मुकाबले कई गुना है, लेकिन सवाल यह है कि आबादी और आकार में बड़े होने का भारत को फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन भारत आज भी जापान वाली जिद नहीं अपना पाया है। यही वजह है कि जो बुलेट ट्रेन जापान की मदद से भारत 2023 तक दौड़ा पाएगा, उसकी सवारी जापान के लोगों ने 1967 में ही शुरू कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने बार बार विनाश का सामना किया है, कभी युद्ध की शक्ल में, कभी प्राकृतिक आपदा की शक्ल में, तो कभी परमाणु बमों की पीड़ा सहकर। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि वो कौन सी ताकत है जिससे जापान हर बार विनाश के बीच विजेता बनकर उभरता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको वर्ष 2011 में आई सुनामी के बाद जापान में मची तबाही और उस तबाही से उबरने वाले जापान की कुछ तस्वीरें आज दिखाना चाहता हूं। 11 मार्च 2011 को जापान में 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता का एक भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी की विनाशकारी लहरें उठने लगी। समुद्र में उठने वाली कई लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक थी। सुनामी के दौरान करीब 20 से 30 हजार लोगों की या तो मौत हो गई थी या फिर वो लापता हो गए थे। 4,65,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा था। जी हां, 4,65,000 लोग। सुनामी और भूकंप की वजह से जापान में करीब 1,38,000 इमारतें तबाह हो गई थी। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जो संख्या हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1,38,000 इमारतें तबाह हो गई थी। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। जापान की अर्थव्यवस्था को सुनामी की वजह से 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भूकंप की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भी लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से जापान को अपने कई न्यूक्लियर प्लांट्स बंद करने पड़े। पूरे जापान में इसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में 40% की कमी आ गई थी। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। जापान ने तेजी के साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिए। दिन रात की मेहनत के बाद सुनामी से तबाह हुए ज्यादातर शहर और इमारतें पहले की तरह फिर से चमकने लगी। इसी तरह 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था तो जापान के 60 से ज्यादा शहर कबाड़ में बदल गए थे। जापान की 25% संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन जापान के लोगों ने नए सिरे से देश को बसाने की कोशिशें शुरू की और यह सब बिना किसी देरी के किया गया। युद्ध के दौरान जापान के ज्यादातर उद्योग धंधे युद्ध को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापान ने इन्हीं उद्योग धंधों को दूसरे उद्योगों में बदल दिया। उदाहरण के लिए मशीन गन बनाने वाली फैक्ट्रियां सिलाई मशीन बनाने लगी। ऑप्टिकल वेपन्स बनाने वाली कंपनियां कैमरे और दूरबीन बनाने लगी। जापान ने कबाड़ में बदल चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए शून्य से यानी जीरो से शुरुआत की, नई तकनीक अपनाई, मैनेजमेंट के नए नए तरीके इजाद किए। करीब 35 वर्षों की मेहनत के बाद 1980 में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज भी जापान अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अनुमान के मुताबिक भारत सन 2028 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, जब जापान ने आज से
71 साल पहले नए सिरे से विकास का सफर शुरू किया तो उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सिर्फ 35 साल लगे थे। लेकिन 1947 से लेकर 2028 तक भारत की विकास यात्रा में 81 वर्ष खर्च हो जाएंगे। यानी भारत में विकास का जो कार्य प्रगति पर है उसे मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर भारत के सिस्टम ने भी जापान की तरह ईमानदारी और बदलाव की जिद के साथ काम किया होता तो ये सपना काफी पहले पूरा हो गया होता। आज जो अंतर आपको जापान और भारत में दिखाई देता है वैसा अंतर आपको नजर नहीं आता। अब हमें तलाश है एक ऐसी व्यवस्था की जो भारत के सिस्टम को भी जापान जैसा सक्षम बना दे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान तहस नहस हो गया था और आज 71 वर्ष बाद जापान हमसे बहुत आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत को भी आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को जापान से बहुत सारी शिक्षाएं लेने की जरूरत है। हमारे देश के लोगों को जापान से सीखने की जरूरत है और हमारे देश के नेताओं को, सरकार चलाने वाले लोगों को भी जापान से बहुत कुछ सीखना होगा। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो डीएनए के देशभक्त दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से भारत सरकार ने काले धन और नकली नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है तब से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे कोमा में चला गया है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खुराफाती दिमाग की सर्जरी हो चुकी है और घुसपैठ करने वाले आतंकवादी कंगाल हो गए हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान बहुत बेचैन है और अपने कूटनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भारत भी चुपचाप नहीं बैठा है। आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान की तकलीफ बढ़ाने के लिए भारत में रुस्तम 2 ने जन्म ले लिया है। आगे हम रुस्तम 2 के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। पाकिस्तान ने भारत की सीमा के बहुत करीब बहावलपुर के खैरपुर तामेवाली इलाके में स्ट्राइक ऑफ थंडर नामक युद्ध अभ्यास किया है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि थे। इस युद्ध अभ्यास की बदौलत पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी सेना किसी भी हालात का सामना करने की काबिलियत रखती है। हालांकि पाकिस्तान का यह युद्ध अभ्यास किसी नौटंकी से कम नहीं। इस अभ्यास में पाकिस्तानी हथियार कम और चाइनीज हथियार ज्यादा नजर आए। स्ट्राइक ऑफ थंडर नामक युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान ने चीन में बने 2 WZ-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स की नुमाइश पर ज्यादा जोर दिया। हालांकि चाइनीज माल की ही तरह इस हेलीकॉप्टर की क्वालिटी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि 132 करोड़ की आबादी वाला भारत स्वदेशी ताकत पर यकीन रखता है। आपको आज जानकर यह अच्छा लगेगा कि भारत में बने देश के सबसे बड़े ड्रोन रुस्तम 2 ने सफलतापूर्वक पहली उड़ान भर ली है। आप ये भी कह सकते हैं कि देश में बना सबसे बड़ा मानव रहित विमान रुस्तम 2 अपने पहले इम्तिहान में अव्वल नंबरों से पास हुआ है। बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में रुस्तम 2 का सफल परीक्षण हुआ। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने तैयार किया है। ADE को वर्ष 1984 में गठित किया गया था, जिसका मकसद भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का निरीक्षण करना था। रुस्तम का नाम किसी अखाड़े के पहलवान पर नहीं, बल्कि विज्ञान की दुनिया के दांव पेच में माहिर भारतीय वैज्ञानिक रुस्तम दमानिया के नाम पर रखा गया है। 1980 के दशक में रुस्तम दमानिया ने एविएशन की दुनिया में जो रिसर्च किया उससे भारत को बहुत फायदा हुआ था। रुस्तम 2 एक ऐसा मानव रहित विमान है जो अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन्स की तरह काम करता है, यानी ये ड्रोन आसमान से जमीन पर मौजूद लोगों को ट्रैक कर सकता है। इस स्वदेशी विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भी दुश्मन को अपना निशाना बना सकता है। ये दुश्मनों के इलाके में घुसकर टोह लेने, निगरानी रखने और लक्ष्य की पहचान करके उस पर हमला करने में भी सक्षम है। इसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर है। सिंथेटिक एपर्चर रेडार होने की वजह से ये बादलों के पार भी देख सकता है। रुस्तम 2 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। इसके पंख करीब 21 मीटर लंबे हैं और ये 24 घंटे उड़ान भरने की क्षमता रखता है।
ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा, लेकिन इसके साथ ही ये दुश्मन की नजरों से भी बचा रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जो दुश्मन की पकड़ में नहीं आएंगे। ये भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी खबर है। इसलिए आज तस्वीरों की मदद से हमने पाकिस्तान की युद्ध अभ्यास वाली नौटंकी और भारत के रुस्तम 2 का एक भव्य डीएनए टेस्ट तैयार किया है, जिसे देखकर आपको गर्व का भी अनुभव होगा और पाकिस्तान पर शायद हंसी भी आएगी। आसमान में गरजते एयरक्राफ्ट, कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम धमाकों की आवाज, तोप से बरसते गोले और युद्ध अभ्यास के नाम पर सैन्य नौटंकी देखते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ। इन तस्वीरों को आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की नेट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के इस नेट प्रैक्टिस में उनके ज्यादातर खिलाड़ी चाइनीज थे। जोश जोश में नवाज शरीफ ने वो बात भी कह दी जो कम से कम इस जंग में तो पूरी नहीं होगी। Efforts by any country to harm Pakistan's security and territorial integrity will be met with a befitting response. ये जो एक्सरसाइज राद अल बर्क है, इसमें थोड़ा फर्क ये है कि ये भावलपुर के इलाके में 31 कोर के इलाके में हो रही है और ये ज़्यादा लगता है कि एक सिग्नल है भारतवर्ष के लिए। एक पहले तो वो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देते थे, अब उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर गीदड़ भभकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारतवर्ष पे, तो अब वो जो है कन्वेंशनल तौर से भारत को डराना चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से तैयार है। जाहिर है कि पाकिस्तान को कष्ट हो रहा है और पाकिस्तान को ये भी फिक्र है कि अगर उसने ज़्यादा छेड़खानी करी तो भारतवर्ष भी इसको एस्केलेट करेगा। भारतवर्ष चुपचाप सहने वाला नहीं है, उनका थूका चाटने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर से लगे बॉर्डर पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और आतंकवादियों की फौज भारत की सेना का मुकाबला तो नहीं कर पा रही, इसीलिए आपस में युद्ध अभ्यास करके खुद को संतुष्टि देने का ये अच्छा बहाना है, या फिर महज एक नौटंकी है। राहिल शरीफ के मुताबिक 14 नवंबर को एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी में भारत के जवानों की जान गई, जबकि हाल के दिनों में बॉर्डर पर पाक गोलाबारी में 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए। जनरल राहिल शरीफ ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू की है और ये कहा है कि जिस दिन हमारे 7 फौजी शहीद हुए उस रोज भारत के 11 फौजी हलाक हुए। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर 40 से 44 भारतीय फौजी मारे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का इस मौके पर कहने कि भारत को जारियत से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को हमारी बात समझ आ गई है। We conveyed that despite calls for restraint, Pakistani forces have committed 12 ceasefire violations between 9th and 15th November 2016, during which Pakistan Army deliberately resorted to caliber escalation by employing artillery and 120mm heavy mortars against Indian posts. These violent acts constitute a clear violation of the ceasefire agreement of 2003. खैर, चीन के दम पर उछलने वाले पाकिस्तान की स्थिति तो समझी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत पर यकीन रखता है और इंडिया का रुस्तम 2 भारत की स्वदेशी ताकत का एक ऐसा ही नमूना है।
चीन से भीख में मिले अटैक हेलीकॉप्टर के दम पर उछलने वाले पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जब भारत का रुस्तम 2 आसमान की सैर पर निकलेगा तो पाकिस्तान का कोई भी कोना उसकी नजरों से बच नहीं पाएगा। भारत में बना रुस्तम 2 मानव रहित विमान दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज से कम नहीं है। ये ड्रोन उस ऊंचाई पर पहुंचकर दुश्मन की टोह लेकर उसे बर्बाद कर सकता है जहां इसे पकड़ना तो दूर, देखना भी नामुमकिन है। यूएवीज आजकल बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं मैदान जंग में, खासकर प्रीडेटर जैसे यूएवी जो कि ना केवल सर्वेलेंस कर सकते हैं लेकिन एंटी टैंक मिसाइल फायर करके, रॉकेट्स फायर करके वो जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं टारगेट को और पिन पॉइंट स्ट्राइक्स कर सकते हैं। और प्रीडेटर जैसे यूएवी का अमेरिका ने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान के अंदर, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, और बड़े जो टॉप कमांडर हैं, टेररिस्ट कमांडर, उनको मार गिराया है एक के बाद एक। भारत के पास अभी तक इजराइल से खरीदे हुए सर्चर मार्क 1, सर्चर मार्क 2 और हेरॉन हाई एल्टीट्यूड यूएवीज थे। ये जो है मिड एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज थे जो कि 30,000 फुट की ऊंचाई तक और 6-7 घंटे तक ये चल सकते हैं लगातार। रुस्तम 2 की तुलना दुनिया के उन बेहतरीन ड्रोन से की जा रही है जो अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया कर रहे हैं। रुस्तम 2 को अमेरिकी यूएवी प्रीडेटर की तर्ज पर बनाया गया है क्योंकि अब युद्ध इतना हाईटेक हो चुका है कि मैदान जंग में बाजी उसी के हाथ लगेगी जो अपने दुश्मन की जानकारी से लैस होगा। ऐसे में रुस्तम 2 भारत को वो ताकत देगा जिससे अभी तक अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देश लैस हैं। रुस्तम के 2 वर्जन हैं। रुस्तम 1 जो है वो प्योरली सर्वेलेंस वाला है। रुस्तम 2 जो है ये डीआरडीओ का बनाया हुआ ड्रोन है जो क्षमता और काबिलियत डीआरडीओ क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल अमेरिका के प्रीडेटर की माफिक है। ये 24 घंटे विदाउट रिफिलिंग उड़ान कर सकता है, हर प्रकार के कैमराज ले जा सकता है, हर प्रकार के नाइट विजन डिवाइसेस ले जा सकता है और इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स हैं जैसे अमेरिकन ड्रोन के अंदर है। इसमें ये हर प्रकार की मिसाइलें ले जा सकता है इंक्लूडिंग हेलफायर मिसाइल जो पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अभी इंडक्ट नहीं हुआ, ये केवल ट्रायल टेस्टिंग हुई है, वो भी डीआरडीओ के माध्यम से। जब ये इंडक्ट हो जाएगा तो हिंदुस्तान की फौज में ऑब्वियसली बहुत बड़े पैमाने पर क्षमता बढ़ेगी। फिलहाल इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है और जल्द ही इसको हथियारों से लैस किया जाएगा। फिर आसमान में भारत को ताकत मिलेगी जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा घबराता है। रुस्तम 2 के साथ जो हमारा डीआरडीओ बना रहा है, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट अभी हुई है, उसके आते से हमारे पास भी प्रीडेटर जैसे यूएवी की काबिलियत आ जाएगी। मतलब हमारे पास एक ऐसा यूएवी आ जाएगा जो ना केवल सेंसर पैकेज यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, इंफ्रारेड कैमराज, सिंथेटिक अपर्चर रडार कैरी कर सकता है सर्वेलेंस के लिए, लेकिन जो टारगेट पिकअप होती है उसको निस्तनाभूत करने के लिए रॉकेट, मिसाइल वगैरह भी फायर कर सकेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हम इसका इस्तेमाल ठीक वैसे कर सकते हैं जैसे अमेरिका अपने प्रीडेटर ड्रोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट लीडर है उन्हें चुन चुन कर मार रहा है। ग्राउंड से इंटेलिजेंस ली जाती है, सैटेलाइट से इंटेलिजेंस हासिल की जाती है, ड्रोन से इंटेलिजेंस हासिल करके हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं। जो इसके काबिले तारीफ चीज़ है कि अगर आपका ड्रोन गिर भी गया, मार भी गिराया गया, तब भी जो है आप डिनाई कर सकते हैं कि हमारा था ही नहीं और उसमें कोई पायलट का नुकसान नहीं होता, कोई कैदी नहीं बनता, कोई मतलब बड़ा जो इंसिडेंट है वो उस प्रकार का नहीं होता। वैसे रुस्तम 2 की टेस्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे भी जारी रहेगी और इसमें ऐसी खूबियां शामिल करने की तैयारी है जो भारत की सैन्य शक्ति को लोहा बना देगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।